हेलो फ्रेंड, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनके बारे में बड़े ध्यान से हम चर्चा करेंगे और बड़े ही तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। देखिए प्यारे मित्रों, इससे पहले वाला जो टॉपिक था इसमें हमने राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में बहुत डिटेल से अपन ने बात की थी। राजस्थान की भौतिक प्रदेशों में हमने राजधार के मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश, साथ ही हमने दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के बारे में अध्ययन किए हैं। आज हम राजस्थान की जो मृदा है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और लगातार आप इसके नोट्स भी बनाइए। देखिए जो राजस्थान की मृदा है, देखिए मृदा क्या है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मृदा क्या है। यानी कि मृदा एक ऐसा कृत्रिम पदार्थ है जो जीवों, पेड़ पौधों तथा जैविक पदार्थों तथा खनिज लवणों के से मिलकर इनका निर्माण होता है। यानी कि जो एक तो जीवों, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों, खनिज लवणों के माध्यम से जो मिट्टी है उसका निर्माण होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मृदा है, मृदा का जो अध्ययन, जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलेंगे? पेडालॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड्स? पेडालॉजी बोलेंगे। पेडालॉजी, देखिए पेडालॉजी बोलेंगे, इसको हम मृदा विज्ञान भी हम कहेंगे। साथ ही हम मृदा का जो संगठन है, किन किन तत्वों से बनकर किन किन पदार्थों से बना है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो मृदा का जो संगठन है यानी इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, साथ ही जैविक पदार्थ होते हैं, खनिज, मृदा का वायुमंडल आदि से मृदा का संगठन होता है। इसके बाद में हम मृदा का ऊपर से नीचे की ओर अध्ययन करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? मृदा परिच्छेदिका। इसको हम क्या कहेंगे? मृदा परिच्छेदिका। देखिए इसको हम संस्तर भी बोलते हैं। मृदा के अंदर 3 प्रकार के संस्तर होते हैं। एक तो ए, बी और सी। जो ऊपर वाला यानी ए वाला जो संस्तर होता है वो बड़ा ही उपजाऊ होता है। हमारी जो भी जितने भी पेड़ पौधे हैं और जितने भी जो घासें हैं, जितने भी अपनी फसल है, वो मृदा के जो ए संस्तर होता है सबसे उपजाऊ होता है। उसी में क्या होता है? मृदा का जो उपजाऊपन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृदा के ऊपरी सतह से ही सबसे अधिक उपजाऊ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इस सूक्ष्म जीवों से पेड़ पौधों का विघटन किया जाता है। यानी कि इन सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? पेड़ पौधों का क्या करते हैं? विघटन करते हैं। क्या करते हैं? विघटन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो राजस्थान की जो मृदा है, राजस्थान की मृदा की जो प्रकार है, इन प्रकारों की हम बात करते हैं। देखिए प्रकारों में अगर देखें, वैसे हम राजस्थान की मृदा को 10 भागों में हम पढ़ेंगे, लेकिन राजस्थान की मृदा को 10 भागों में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम भारत की अगर मृदा की बात करें तो भारत की मृदा को हम 8 प्रकारों में बांटते हैं। तो देखिए ICAR एक हमारा जो एक संस्थान है उसका नाम है ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो न्यू दिल्ली के अंदर है। इसने बताया कि भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगर हम ICAR की फुल फॉर्म देखें तो ICAR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसको हम ICAR कहते हैं। ये कहता है कि भारत के अंदर कितने प्रकार की मृदा है? भारत में 8 प्रकार की मृदा है। तो हम राजस्थान की बात अगर करें तो राजस्थान में हम 10 प्रकार की मृदाओं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ये मैप दिख रहा है। मैप में देखिए ये हमारी अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में आपको रेतीली मृदा दिख रही है। रेतीली मृदा को हम एंटीसोल्स अलग नाम से भी जानते हैं। साथ ही इसके अरावली पर्वतमाला के जो ये वाला जो हिस्सा है आपको दिख रहा है, इसके अंदर जैसे चूरू है, बीकानेर वाला क्षेत्र है, और हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में लवणीय मृदा पाई जाती है। साथ ही जो अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पश्चिम में आपको लवणीय मृदा दिख रही है, यानी कि जालोर है, जैसे सिरोही है, इसके अंदर मृदा हमें लवणीय मृदा पाई जाती है। साथ ही अगर बात करें, देखिए हम जो मृदा है जैसे एंटीसोल मृदा है, इसको हम पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो मृदा पाई जाती है उसको हम एंटीसोल एक अलग नाम से इसको हम जानते हैं। इसके बाद में एरिडोसोल्स है। एरिडोसोल्स है जो राजस्थान के जो बांगड़ वाला क्षेत्र है यानी कि अर्धशुष्क प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहाँ पर एरिडोसोल मृदा पाई जाती है। इनसेप्टिसोल्स है यानी कि जो अरावली वाला जो क्षेत्र है, अरावली वाला क्षेत्र है, वहाँ पर इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। जैसे हम देखिए आपको ये दिख रहा है ना, एरिडोसोल्स। ओके,
इसके बाद में पूरी मैदानी प्रदेश की जो मृदा है वो एल्फीसोल, जिसको हम जलोढ़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। साथ ही वर्टिसोल जो आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, काली मृदा है, उसको हम वर्टिसोल के नाम से भी हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए राजस्थान में मिट्टियों का विभाजन किस किस के आधार पर, यानी कि खनिज तत्व, नमी और नमी धारण की क्षमता तथा भौतिक एवं रासायनिक संरचना के आधार पर हम करते हैं। तो ये मृदा के प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ सॉइल। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम अब प्रकारों की बात अगर करते हैं। देखिए आपको दिख रहा है, एक तो इधर मैंने मृदा की बात की है। देखिए मृदा है, फिर इसका विस्तार है, फिर इसके तत्व हैं, फिर इसकी फसल और इसकी विशेषताएं। और ये मैंने इधर रेतीली मृदा, काली मृदा और लाल मृदा, इस जो ये जो पेज है इसके अंदर अपन 3 मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मतलब रेतीली मृदा की बात करते हैं। देखिए रेतीली मृदा का विस्तार अगर देखें तो थार का मरुस्थल है। देखिए थार का मरुस्थल में रेतीली मृदा पाई जाती है। जैसे थार के मरुस्थल में 12 हमारे राजस्थान के जो जिले आते हैं उनके अंदर लगभग रेतीली मृदा पाई जाती है। इस रेतीली मृदा के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और अगर इसके अंदर हम फसल की अगर बात करें तो इसके अंदर जो मोटा अनाज होता है, यानी कि जैसे खरीफ और बाजरा आदि की फसल बहुत ज़्यादा ली जाती है। और इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये रेतीली मृदा पाई जाती है। इसके साथ ही अगर देखें तो इस मृदा की विशेषता देखें तो ये मोटा कण होता है इसका, यानी कि इसमें मोटा कण होता है। तो ये क्या है, नमी को कम धारण करती है, तभी तो ये रेतीली मृदा में कन्वर्ट हो गई है। अगर जिस मृदा की नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है तो वो उपजाऊ भी होती है। और उसकी अगर जो कण होते हैं वो महीन होते हैं, तो जो पानी होता है, इन पानी को एब्जॉर्ब करने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या है कि इसमें नमी रहती है। तो ये इस कारण से क्या होता है कि ये मृदा क्या होते हैं, मोटे कण होते हैं। इसके साथ इसमें केशिका क्रिया बहुत ज़्यादा होने से ये क्या रेतीली मृदा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो बात होगी रेतीली मृदा की। इसके बाद में हम बात करेंगे काली मृदा की। बात अगर करें तो काली मृदा का जो विस्तार मैंने आपको बताया था, काली मृदा का विस्तार दक्षिण पूर्वी पठारी जो प्रदेश है, हम हाड़ौती का पठार जैसे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसके साथ ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इसका विस्तार है। तो देखिए दक्षिण पूर्वी पठार में इसमें कैल्शियम और पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। साथ ही इसको कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि कपास की फसल इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ ही अगर इसके नामों की अगर बात करें तो इसको रेगुर मृदा कहेंगे, कपासी मृदा भी कहेंगे और स्वतः जुतिही मृदा भी इसको कहेंगे। और इस मृदा के अंदर सर्वाधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है, क्योंकि ये उपजाऊ होती है। ठीक है। और ये गीली और दरारी मृदा होती है, यानी कि ये गीलापन इसमें ज़्यादा होता है और इसमें इस मृदा को सूखने पर इसमें दरार उत्पन्न हो जाती है। तो ये हो गई आपकी काली मृदा। इसके साथ ही आगे की बात अगर करें तो रेड सोइल की बात करें तो रेड सोइल की जो विस्तार है ये दक्षिणी भाग आप पता है, दक्षिणी भाग में जैसे आपका डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है ना, यहाँ पर आपकी काली मृदा, लाल मृदा पाई जाती है। लेकिन देखिए वहाँ पर कुछ भाग में काली मृदा भी पाई जाती है, तो इसको लाल काली मृदा के नाम से भी हम जानते हैं। तो आगे हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर इसके तत्वों की बात करें तो इसमें लोहे पोटाश, यानी कि इसमें लोहे और पोटाश यानी लोहांश की मात्रा, साथ ही पोटाश सर्वाधिक पाया जाता है। और इसके अंदर सर्वाधिक मक्का की फसल की ली जाती है। आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर देखें तो जो लाल मृदा है वो आंध्र प्रदेश वाले जो क्षेत्र वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाल मृदा, तो भारत में सर्वाधिक मक्का की फसल ज़्यादा ली जाती है आंध्र प्रदेश में। अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो विश्व स्तर में आपको पता है कि अमेरिका के अंदर ये लाल मृदा है। तो अमेरिका विश्व का एकमात्र ऐसा देश है सर्वाधिक वहाँ पर मक्का का उत्पादन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें फसल मक्का हो गई, अब इसकी विशेषता देखें तो इसकी नमी क्षमता, यानी कि नमी को धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद में अगर हम देखें तो इसमें जैव तत्वों की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, आप इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अनेक मेरे दोस्तों का कमेंट आता है कि सर आप जो वीडियो बनाते हो उसमें जो क्लियरिटी नहीं है, हमें नोट्स बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए मैंने आज बड़ी मशक्क़त करके इस
आपको बिल्कुल क्लियरिटी दी है मैंने, और आप लगातार इसके नोट्स बनाइए। और प्लीज़ अपना जो ये टीके स्टडी क्लासेस जो चैनल है अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में और अपने आसपास के जितने भी आपके स्टूडेंट हैं उनको आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए आप इसको सभी को मोटिवेट करोगे। इससे क्या होता है कि मैं खुद भी मोटिवेट हूँ और बहुत बढ़िया तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो नेक्स्ट आगे देते हैं। देखिए आगे हम बात करेंगे चौथी जो मृदा है लवणीय मृदा की हम बात करें तो देखिए लवणीय मृदा का जो विस्तार है आपको पता है, मैंने भी बताया था। लवणीय मृदा का जो विस्तार मैंने अभी बताया था, लवणीय मृदा का विस्तार है 4 जिलों के अंदर है, ठीक है। एक तो गंगानगर है, बीकानेर है, जालोर है, बाड़मेर, तो वहां पर लवणीय मृदा है। आप देख लीजिए कि जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम के अंदर उत्तर और दक्षिण में एक तो श्री गंगानगर आ गया, बीकानेर आ गया, और जालोर बाड़मेर में लवणीय मृदा है। इसमें नमक की मात्रा और कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए ये इसमें अनउपजाऊ होती है, इसमें किसी प्रकार की फसल नहीं ली जाती है। इसमें केशिका क्रिया पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे कि लवणीय मृदा में विशेषता इसकी केशिका क्रिया, देखिए केशिका क्रिया क्या होती है कि जो पश्चिमी राजस्थान में जो ये मृदा है इसमें एक केशिका क्रिया होती है, यानी कि जमीन के अंदर एक नली नुमा आकृति होती है। इससे क्या होता है कि उस नली नुमा आकृति के माध्यम से पानी ऊपर की ओर क्या होता है, ऊपर की ओर अग्रसित होता है और वाष्पीकृत होकर वो उड़ जाता है, और वहां पर साथ ही रेतीली मृदा भी बनती है और बंजर बन जाती है और लवणीय मृदा भी बन जाती है। तो डियर फ्रेंड्स आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित लाल काली मृदा की अगर बात करें तो ये विस्तार है दक्षिणी राजस्थान, और मैंने आपको बताया था दक्षिण राजस्थान में आपका आ गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। इन 4 जिलों के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है, मिश्रित लाल काली मृदा। इसमें लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है और पोटास की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। अगर इसकी फसल की बात करें तो कपास और मक्का सर्वाधिक होती है। देखिए मैंने बताया कि जैसे लाल मृदा में तो किसकी फसल होती है, लाल मृदा में तो आपकी मक्का की फसल, और काली मृदा में किसकी, आपकी लाल मृदा में तो मक्का की फसल और काली मृदा में आपकी कपास की फसल। तो इसीलिए कहा है कि कपास और मक्का सर्वाधिक इसमें पाई जाती है। अगर इसमें देखें इसकी विशेषताओं में तो औसत उपजाऊ होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अब जलोढ़ मृदा के बारे में बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है ये कहाँ पे है, मैदानी प्रदेश हमारा जो राजस्थान की जो ये वाला देखिए इस मैप में देख लीजिए आप, ये जो आपकी जलोढ़ मृदा है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं आपको बिल्कुल पता भी होगा। अगर मैप का नॉलेज है तो आप इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से आप बता सकते हो, ओके। तो देखिए यहाँ पर मैदानी भाग है और इस मृदा के अंदर नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये उपजाऊ होती है। कहा जाता है कि ये भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। इसमें देखो गेहूं और धान की यानी कि चावल की फसल की ली जाती है और ये उपजाऊ क्या है, मिट्टी है, ओके। इसके बाद हम सिरोजम नामक एक मृदा के बारे में अपन पढ़ लेते हैं, जो आप अक्सर भारत की जो मृदा उनमें पर नहीं पड़ते हैं। तो सिरोजम एकमात्र सिर्फ लूनी बेसिन जो है, लूनी बेसिन का जो एरिया है उस लूनी बेसिन के अंदर ही क्या है, ये आपकी सिरोजम नामक मृदा पाई जाती है। यानी कि जो बेसिन का तो आप समझते हो, यानी कि किसी भी नदी का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, अफवाह क्षेत्र होता है, उसको हम बेसिन बोलते हैं। तो ये सिरोजम नदी लूनी बेसिन में ही पाई जाती है। आपको पता है कि लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और इसको उसके पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। ये देखिए जो अजमेर के अंदर जो नाग पहाड़ है, नाग पहाड़ से निकलती है और ये गुजरात के अंदर अपना मुहाना बनाती है। तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसमें तत्वों की मात्रा देखें तो इसमें नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की प्रधानता होती है और इसके अंदर जीरोफाइट नामक फसल होती है, ठीक है। और ये कम उपजाऊ होती है, इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है। अब आप बात करते हैं भूरी मृदा की बात करते हैं। अगर भूरी मृदा का अगर विस्तार देखें तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर इसमें पाए जाते इनका इसमें विस्तार है। इसमें तत्वों की बात अगर करें तो इसमें तत्व है नाइट्रोजन और फास्फोरस से इसमें पाया जाता है। इसमें देखिए एक तो रबी की फसल होती है और एक खरीफ की फसल होती है। तो जरा आप इसके बारे में देख लीजिए। रबी की फसल
अभी याद करने का तरीका क्या है, वैसे मैं आपको अलग से एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक आएगा उसमें आपको बताऊंगा। रबी यानी कि जो सर्दी के अंदर जो फसल लेते हैं उसको हम रबी की फसल, और गर्मी के अंदर जो फसल लेते हैं उसको खरीफ की फसल लेते हैं। जैसे रबी की फसल में जैसे जौ है, गेहूं है, सरसों है, चना है आदि, ये रबी की फसल है। ठीक है, तो देखिए अब इसकी विशेषता की बात अगर करें तो विशेषताएं हैं इसमें लवण युक्त, यानी कि ये मृदा कैसी होती है, लवण युक्त होती है। तो जरा इस मैप को भी आप देख लीजिए। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया है ये अपने एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के अंदर इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखिए कृषि यानी कि स्थानांतरण कृषि। देखिए स्थानांतरण कृषि होती क्या है, स्थानांतरण यानी कि स्थान बदल के जो कृषि की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण कृषि के। जैसे हमारे जो आदिवासी जो क्षेत्र है, जैसे दक्षिणी और पूर्वी जो राजस्थान, उसके अंदर क्या होता है कि आदिवासी जो लोग हैं जो जंगल होते हैं उन जंगलों को काटते हैं, फिर उन जंगलों को सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसमें आग लगाते हैं, और जो राख बचती है उस राख को जहाँ जहाँ जंगलों को काटा है वहाँ पर बिछाते हैं, और फिर उसको बिछाने के बाद में 2 या 3 साल तक खेती करते हैं। फिर क्या होता है कि 2-3 साल बाद में क्या होता है कि इसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, तो फिर ऐसे ही कृषि दूसरी जगह जाकर करते हैं, तो उसको स्थानांतरण कृषि कहते हैं। तो देखो आपको पता ही है कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो खेत में अब जब हम राख डालते तो उसमें उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, तो इस कृषि को हम स्थानांतरण कृषि कहते हैं। हमारे राजस्थान में तो उसको वालरा, बतरा के नाम से जानते हैं, और हमारे उत्तर पूर्वी भारत में इसको झुमिंग कृषि के नाम जानते हैं। जैसे देख लीजिए अब अनेक देशों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मिल्पा है मध्य अमेरिका, मेक्सिको में, लदांग आपको पता है इंडोनेशिया में कहते हैं, टावी आपको पता है मेडागास्कर में कहते हैं, और देखिए कैनिन है फिलीपींस में, तुंगिया है म्यांमार में, लोगन है आपका पश्चिमी अफ्रीका में, कोनुका आपका वेनेजुएला में, और रोका आपका ब्राजील में। तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो टॉपिक है हम एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में बड़े ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम पर्वतीय मृदा की बात करें तो अब पर्वतीय मृदा यानी कि पर्वतों में जो मृदा पाई जाए उसको पर्वतीय मृदा कहते हैं। जैसे विस्तार देखिए लीजिए, हमारा दक्षिणी अरावली है, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। इसमें चाय और मसाला यानी कि पर्वतीय मृदा जो मृदा होती है उसमें मसाला आदि की खेती लेते हैं, तो ये पर्वतीय मृदा है। इसमें विशेषता देखिए तो इसमें नमी की मात्रा कम होती है, नमी धारण क्षमता कम होती है, और ये अविकसित होती है। ठीक है, इसके बाद में लाल पीली मृदा की अगर बात करें तो लाल पीली मृदा का जो विस्तार है अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, सिरोही यानी कि ये 4-5 जिले हैं उसमें इसका विस्तार है। तत्वों की बात करें तो इसमें लोहा तत्व है, चूना पत्थर और एल्यूमिनियम इसमें सर्वाधिक पाया जाता है। इसको मिलेट यानी कि ज्वार और बाजरा और दाल, इसमें ये खेती बाड़ी इसमें फसल लेते हैं। इसकी उपजाऊ क्षमता यानी औसत मिट्टी है, ये कैसी है, औसत मिट्टी है। तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब बात अपन करेंगे राजस्थान की जो मृदा है उनमें क्या समस्याएं हैं, यानी कि समस्याएं कौन कौन सी है राजस्थान की मृदा में। तो देखिए अपर्दन की समस्या सबसे ज्यादा है। अपर्दन आपको पता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी का कटाव लग के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसको हम अपर्दन कहेंगे। और अपर्दन किन किन कारणों से होता है, एक तो वायु के द्वारा, एक जल के द्वारा। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो अपर्दन होता है वो मेरे प्यारे मित्रों वायु के द्वारा होता है। तो सर्वाधिक अपर्दन वायु के द्वारा कहाँ होता है, जैसलमेर में। आपको पता है कि जैसलमेर में सर्वाधिक आंधी चलती है। वैसे तो आंधी लंबे समय तक तो गंगानगर में करीबन 15 दिन यानी कि जून जुलाई के महीने में लगभग 15 दिन तक लगातार दिन रात आंधियां चलती है। तो सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती है, श्री गंगानगर में। तो यहाँ पर वायु का द्वारा अपर्दन सर्वाधिक कहाँ होता है, जैसलमेर में। सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन क्या होता है, चंबल नदी के द्वारा होता है। आपको पता है चंबल नदी जो जैसे करौली से सवाई माधोपुर के बीच में बहुत ज्यादा बीहड़ है, यानी कि बीहड़ को हम क्या बोलेंगे, अवनाली का अपर्दन कहेंगे। तो ये भी अपन जैसे अपनी राजस्थान की जो नदियां हैं उसमें अपन को बहुत डिटेल से उसको पढ़ाने वाले हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। दूसरी समस्या सेम की समस्या। अब आपको पता है सेम क्या होता है, सेम की समस्या क्या होती है, यानी कि जिस स्थान पर अधिक समय के लिए पानी एक जगह रुका रहता है और पानी उस नीचे रिसकर नीचे चला जाता है, और नीचे वाले जो भी लवणीय जो
तत्व होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और सफेद चादर भिज जाती है, तो मृदा क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, लवणीय हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेम की समस्या। तो राजस्थान में आपको IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, वहां पर सेम की समस्या बहुत ही ज्यादा है। लेकिन देखिए उनका उपचार भी कर सकते हैं, यानी जो है जैसे क्षारीयता है, अम्लीयता का उपचार कैसे किया जा सकता है। क्षारीयता और लवणीयता का तो जिप्सम डाल के, और साथ ही अम्लीयता का हम रॉक फॉस्फेट, जस्ता चूर्ण या चूना पत्थर डाल के इसका उपचार हम कर सकते हैं। तो इसके अलावा और 2-3 बातें हम देख लेते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, जिस मृदा का pH मान 7 से कम होता है वह मृदा कैसी होती है, अम्लीय होती है। इसमें क्या होता है, फास्फोरस, जस्ता चूर्ण और चूना। जिस मृदा का pH मान 7 होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है मृदा होती है सबसे उपजाऊ, यानी इसको सामान्य मृदा कहें। और जिस मृदा का pH मान 7 से अधिक होता है उसको हम क्षारीय कहते हैं, और इसका उपचार आपको पता है जिप्सम डाल के हम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा ये राजस्थान की जो मृदा है उसके बारे में आपको मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा दी है। तो आप लगातार इसके अपने जो वीडियो को पॉज करके आप लगातार इसके नोट्स बनाइए। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है, क्लियरिटी में और किसी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करके मेरे को बताइए प्लीज़ प्लीज़। और अपने अगर आप ऐसे ही मेरे साथ अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा जो ये चैनल है उसको इसके लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस अपने जो इसमें जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास जितने भी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।